नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। उत्तर प्रदेश में माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जब से सूबे में योगी सरकार आई है तब से लगातार और ताबड़तोड़ माफियाओं पर एक्शन हो रहा है। कभी बुलडोजर चल रहा है तो कभी एनकाउंटर हो रहा है। इसी बीच पिछले दिनों माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और माफिया अतीक अहमद के शूटर गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, जिसके बाद राजनीति भी गर्म हुई और चर्चाएं भी खूब हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि जिस माफिया का इतिहास 40 वर्षों का हो तो क्या उसका अंत इतनी आसानी से हो सकता है। अब इन्हीं सवालों के साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील तिवारी पहुंचे हैं आईपीएस राजेश पांडे के पास। मेरे साथ में है पूर्व आईजी राजेश पांडे जी, जो कि एसटीएफ और एटीएस के संस्थापक सदस्य रहे हैं और तमाम बड़े बड़े मामले सुलझाए। यहाँ तक कि श्री प्रकाश शुक्ला का जो इनकाउंटर हुआ था उसमें काफ़ी अहम भूमिका अदा की थी। और अब मैं बात करूंगा अतीक अहमद को लेकर। अतीक अहमद को लेकर भी तमाम एसटीएफ ने कार्रवाई की है। तो क्या लगता है कि अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म हो गया? क्योंकि असद का इनकाउंटर हुआ, उस गुलाम का इनकाउंटर हुआ और तमाम उसके लोग मारे गए हैं। ऐसे में अतीक अब काफ़ी टूटा हुआ दिखता है, काफ़ी स्थिति खराब दिख रही है। क्या लगता है उसका साम्राज्य ध्वस्त हो गया है क्या? देखिए, ये साम्राज्य एक दिन का नहीं है कि एक घटना से ध्वस्त हो जाए। ये 40 साल का साम्राज्य है, 100 मुकदमों का साम्राज्य है, 100 मुकदमे जिसके ऊपर लिखे हुए हों और 40 साल से उसे किसी मुकदमे में कभी सजा न हुई हो, गवाह अदालत तक न पहुंच पाए हों, जो पहुंचे हों वो हॉस्टाइल हो गए हों, तो एक दिन में ये सल्तनत ख़त्म नहीं होती है। लेकिन अब इस सल्तनत के अंत का शुभारंभ हो गया है। कल जो कुछ भी हुआ है वो इसके अंत की शुरुआत है। शुरुआत तो देखिए पहले ही हो गई थी। पिछले 4-5 सालों में वहाँ इनके तमाम मकान गिराए गए, ऑफिस गिराए गए, जो कब्जे थे, अतिक्रमण, वो सब गिराए गए, तमाम इनके विरुद्ध कार्रवाई हुई। लेकिन अब जो इसने किया, इतने ढेर सारे सीसीटीवी कैमरों के सामने और उमेश पाल की जिस तरह हत्या हुई, इतना सनसनीखेज थी कि दिल दहला देने वाली वारदात थी। क्या लगता है कि ये योगी आदित्यनाथ, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रयास से हुआ? उनका जो दृढ़ संकल्प और एसटीएफ ने जिस तरह कार्रवाई की है, उससे क्या लगता है कि योगी जी ने जिस तरह माफियाओं को खत्म करने के लिए कहा था, मैं मिट्टी मिला दूंगा माफिया को, जो उमेश पाल की घटना हुई थी, तो ऐसे में क्या लगता है कि माफियाओं का अब ये अंत है? देखिए, आप अब इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री ने चलती हुई विधानसभा में एक डिस्कशन के दौरान जब प्रयागराज की उस घटना का जिक्र हुआ तो ये कह के कि मैं ये विधानसभा में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं कि मैं इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। आप बताइए, लोकतांत्रिक इतिहास में, कम से कम उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में, किसी जिम्मेदार आदमी ने, मुख्यमंत्री जी की तो किसी मुख्यमंत्री की बात ही छोड़ दीजिए, किसी जिम्मेदार आदमी ने क्या कभी ऐसा वक्तव्य दिया था? और क्या गलती है इस वक्तव्य में? हमारी, आपकी भी सबकी जिम्मेदारी है कि माफिया खत्म हो, मिट्टी में मिल जाएं, सिर उठाने का मौका न मिले। बिल्कुल। जिस दिन उन्होंने ये बात असेंबली में कही, उसी दिन प्रयागराज के लोगों से पूछिए ना आप, जो कभी टीवी के सामने नहीं आएंगे, कभी कैमरे के सामने नहीं आएंगे, कभी उनका प्रेस में स्टेटमेंट नहीं निकलेगा, जब उन्होंने ये वक्तव्य मुख्यमंत्री जी का सुना होगा तो उनके कलेजे की जो ठंडक है उसका एहसास भी आप नहीं कर सकते। एक इलाका है पूरा जिस पे उसकी रिट चलती थी, उसका शासन चलता था, उसकी सल्तनत चलती थी, और उसी दिन, और अगर किसी मुख्यमंत्री की विल पावर किसी चीज पे हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो बाकी सब तो सब्सिडियरी एजेंसीज हैं। क्या एसटीएफ, क्या प्रयागराज की पुलिस, क्या बाकी यूनिट्स, क्या इंटेलिजेंस, सब ने ताकत झोंक दी कि जो हुआ है वो गलत हुआ है और मिट्टी में मिलना तय है। एक बात उठती है, गुड्डू मुस्लिम जो अभी भी फरार है, इसका अगर देखा जाए वो भी काफ़ी बड़ा आरोपी है, काफ़ी बम उसने फोड़े वहाँ पर। तो ऐसे में क्या लगता है कि गुड्डू मुस्लिम को आप भी जानते हैं, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम को आपने भी जब एसटीएफ में थे आपने अरेस्ट किया था। जी, किया था। तो क्या कहते हैं, गुड्डू मुस्लिम किस तरह का व्यक्ति है और ये किस तरह अब इसकी गिरफ्तारी संभव हो सकती है? देखिए,
आपने एक एक करके देखा किसके किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। गुड्डू मुस्लिम इस कार्रवाई के अपवाद कभी नहीं हो सकते, वो कभी इसका अपवाद नहीं हो सकता। इसी लाइन में, जिस लाइन में बाकी कार्रवाई हो रही हैं, इसी लाइन में इसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, मुझे कोई शक नहीं है। इतने लंबे पुलिस एक्सपीरियंस से मैं आपसे जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कार्रवाई उस पर भी होगी, जरूर होगी। कब तक भागेगा, कब तक बचेगा, कानून से कब तक बचेगा। आपने कब गिरफ्तार किया था उसको? देखिए, जब ये एसटीएफ बनी थी तो उस समय एक दूसरे सिलसिले में, बिल्कुल ये यंग था, शादी भी नहीं हुई थी, 22-23 साल का रहा होगा, और एक घटना हुई थी वहाँ फैज़ाबाद में, तत्कालीन फैज़ाबाद में सराय रासी में। एक सत्येंद्र सिंह उर्फ सत्येंद्र लंगड़ करके पीडब्ल्यूडी का बड़ा ठेकेदार था, जिसकी स्थानीय रूप से वहाँ पवन पांडे और उनके भाई राकेश पांडे से ठेकों को लेकर रंजिश थी। तो पवन पांडे और उनके भाई राकेश पांडे के कहने पे श्री प्रकाश शुक्ला ने 96-97 की बात होगी, इसकी जिप्सी का पीछा करके और फिर AK-47 से इसकी हत्या की थी। गुड्डू मुस्लिम उसके साथ था, उस समय पीछे वाली गाड़ी में था, बम भी था उसके पास और मुंगेर वाली एक पिस्टल भी थी। लेकिन उसके साथ जो आदमी बैठा था उसका नाम संतोष सिंह था, उसने उसको कुछ करने से मना कर दिया। जब पकड़ा गया उसने कहा साहब 2 बम मैं फेंकता, इतना अंधेरा हो जाता कि जैसे सत्येंद्र भाई की गाड़ी टेढ़ी होकर नीचे चली गई थी खाई में, वैसे वो गाड़ी भी जाती, लेकिन मुझे संतोष ने मना कर दिया। बाद में पता लगा कि संतोष सिंह ने ही सत्येंद्र सिंह की मुखबिरी की थी, तो उसको रायबरेली में एक एक्सीडेंट में इन लोगों ने मरवा दिया था और एक्सीडेंट में ही वो दाखिल दफ्तर हो गया। तो तब भी वो बमबाज था और उसने इंट्रोगेशन में बम से की गई हत्याओं का जिक्र किया था और आज भी बमबाज है। देखिए, बमबाजी के लिए इलाहाबाद वैसे भी मशहूर है। वहाँ आपको दारागंज और तेलियरगंज में तमाम उंगली कटी हुई, हाथ कटे हुए, बाँह कटे हुए बहुत से लोग आज भी मिलेंगे जो बम बनाने की प्रोसेस में या बम से अटैक में या बम फेंकने की प्रोसेस में अपना हाथ या उंगलियां गंवा चुके होंगे। लेकिन इसने बमबाजी के सिवा, और इसको गुड्डू बमबाज के नाम से जाना जाता है, गुड्डू मुस्लिम बमबाज के नाम से। आप देखिए ना, वो एक चमड़े के बैग में बम रखे हुए हो, जैसे बरसाने में लड्डू वाली होली खेलते हैं लोग कि मोतीचूर का लड्डू है, बहुत जोर से या बहुत दबा के नहीं फेंका जाता, वो सॉफ्टली उठा के फेंका जाता है, उस तरह से। मतलब ताज्जुब होता है, देख के ताज्जुब होता है कि क्या कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। इसलिए है कि 20 साल से वो यही कर रहा है। तो आप हश्र की चिंता बिल्कुल मत करिए। एक बात सामने और आ रही है, ये सुनने में आ रहा है, अतीक अहमद से पूछताछ में अतीक अहमद ने तमाम प्रयागराज के बड़े बड़े बिल्डर्स, तमाम व्यापारी और तमाम लोगों के नाम पुलिस के सामने ओपन किए हैं। तो क्या लगता है कि प्रयागराज में जो बिल्डर्स और तमाम व्यापारी जिनके नाम अतीक बता रहा है, तो उनका साठगांठ किस तरह का रहा होगा, कैसे, मतलब, और पुलिस वालों के नाम सामने आ रहे हैं जो काफ़ी मददगार थे अतीक ने तमाम पुलिस वालों के नाम भी बताए हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि किसी आदमी का अत्याचार कह लें, सल्तनत कह लें, उसकी रीट कह लें, 40 साल तक अगर चली है तो बिना साठ गांठ के नहीं चली है। अब तो साबित हो गया। अभी प्रयागराज के कम से कम 20 पुलिस वालों का, कुछ का स्थानांतरण हुआ, कुछ का सस्पेंशन हुआ, कुछ की बर्खास्तगी हुई, जो अतीक को उसके साम्राज्य बढ़ाने में मदद करते थे। फिर जेल का देखिए भाई, कैसे आप जेल से वीडियो कॉल करके लोगों से पैसा ले रहे हैं। वहाँ उनको सुविधा उपलब्ध कराई गई तभी तो। और अभी इसी घटना के बाद जाने कितने जेल सुपरिंटेंडेंट, जेलर और जेल के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका भी सस्पेंशन हुआ, उनकी भी बर्खास्तगी हुई। और आप बहुत कोट किया जाता है कि एक बार अतीक की एक बेल कोर्ट में लगी थी और लाइन से एक के बाद एक 10 जजेस ने उस मुकदमे से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। कारण किसी ने नहीं बताया, लेकिन विड्रॉ कर लिया। तो आप क्या समझते हैं आपको कारण नहीं पता है, कि हमें नहीं पता है, कि प्रयागराज के लोगों को नहीं पता है? सबको कारण पता है। तो ये वो गठबंधन था, ये वो गठजोड़ था, ये जिसने 40 साल तक एक सल्तनत को बनाए रखने में मदद की। एक एक करके सबका हिसाब हो रहा है, सबका हिसाब लिया जा रहा है। तो राजेश पांडे जी कह रहे हैं सबका हिसाब हो रहा है और जो सल्तनत थी उसका अब अंत समय आ गया है।